दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे होंगे हमारी एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी की एक नई सेगमेंट। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि ये बेसिकली आपका एक फाउंडेशन बैच के रूप में होगा जहाँ पर हम बेसिक से पूरा चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल प्री प्लस मेंस होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट को भी हम लेके चलेंगे ताकि आपके पास कंटेंट जो हो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए वो भी अवेलेबल हो, और प्री के हम मैक्सिमम पोर्शंस को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको पहले चीज़ें कुछ बहुत सारी जो होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि जैसे हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक होने की वजह से कुछ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि रामसर साइट्स हो गए, ये सारे से रिलेटेड, या फिर कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन को हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो, या फिर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे का हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो अपने जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो, और जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो दोनों को अगर आप एमलगेट कर लेते हैं तो आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन सकता है एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए हम लोग सारे डायमेंशंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये अपने आप में एक फाउंडेशन बैच होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग चीज़ों को डिटेल में लेके चलेंगे और बहुत बेसिक से चलेंगे। सबसे खास बात यही है, एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी में एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टार्टिंग में चीज़ें समझनी थोड़ी आसान है, बट धीरे-धीरे जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। रीज़न आप देखेंगे, यहाँ पर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का ही यहाँ पर आपको यूज़ देखने के लिए मिलेगा, और अपने आप में ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसी कारण से ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेगमेंट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रूप से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाने वाला है। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, लेट्स से एक्स नंबर ऑफ यहीं से भी, आप एक बार वहां से चीज़ों को टैली करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, उससे एक बार इस नोट्स को जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसके साथ एक बार टैली करने की कोशिश करेंगे। आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा, ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग चलिए बहुत ही बेसिक से हम लोग चीज़ों को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे सामने आ जाता है हमारा अर्थ। ठीक है, क्या आ जाता है? अर्थ। ठीक है, तो देखो, जब आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? अर्थ पे आपको देखने के लिए मिलता है देयर आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑन द अर्थ। देयर आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑन द अर्थ। इसके साथ साथ बायोटिक के साथ आपका एबायोटिक भी है। यानी कि बायोटिक कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि देयर आर लिविंग थिंग्स इन दिस अर्थ एंड देयर आर ऑल्सो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी अगर आप इस अर्थ में देखते हैं तो आपको ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके नॉन लिविंग हैं। यानी अर्थ में आपको दोनों का क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। जब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या कह रहे हैं? हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप देखेंगे कि आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है लैंड, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है एयर, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है वाटर। तो ये सारे आपके क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। जब हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आप क्या देखते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स में आप बेसिकली देखते हैं फ्लोरा एंड फौना, क्योंकि मेनली आपके यही है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बट वहां उसे अभी हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोरा मतलब क्या? फ्लोरा मतलब सारे आपके प्लांट्स, ट्रीज सारे इसमें आ जाएंगे। फौना में क्या? सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ह्यूमन भी इसी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन को सोशल एनिमल के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग ने समझा कि अर्थ में सर आपको बायोटिक कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं, यानी लिविंग भी कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग भी हैं। अब जब हम देखते हैं तो ये सभी जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इन सभी की जो हम स्टडी करते हैं, इन सभी की अगर स्टडी करेंगे, यानी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस अर्थ जो होती है वो कहाँ होती है? जियोग्राफी में। कहाँ होती है सर? ज्योग्राफी में। ऑल्दो आपने पढ़ा होगा कि जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के बारे में हम समझते हैं, तो किस डिस्क्रिप्शन के बारे में? यहाँ क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए कि सर हम डिस्क्रिप्शन तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, बायोटिक की नहीं। सिर्फ हम ज्योग्राफी में हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखते हैं। जैसे जब हम लैंड की बात करते हैं सर, तो लैंड को हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। आपने पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप लैंड के बारे में पढ़ते हैं। आप जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में आप जो है वो क्या पढ़ते हैं? एटमॉस्फेयर के बारे में, एयर के बारे में, दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, पे बहुत सारी चीजें। उसके बाद वाटर के बारे में आप कहाँ पढ़ते हैं? ओशियनोग्राफी में। ओशियनोग्राफी में जो है वो आप क्या पढ़ते हैं? ओशियनोग्राफी में क्या पढ़ते हैं आप?
वाटर के बारे में पढ़ते हैं, तो जब हम समझ जाते हैं कि इसके अलावा जो सॉइल वाले कंपोनेंट्स आ जाएंगे वो सारे हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो यानी हम कहना चाह रहे हैं कि सर हमें जब बात की जाती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर में करनी जरूरी होती है कि हम जब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो किस डिस्क्रिप्शन की बात करें। हम सिर्फ एबायोटिक डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया कि ठीक है, हम लोग अगर ज्योग्राफी में एबायोटिक कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं तो फिर बायोटिक में क्या आता है, हम बायोटिक में किसे पढ़ते हैं, यानी जब हम बायोटिक की बात कर रहे हैं जो लिविंग है उनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, तो इनके बारे में यानी द फ्लोरा एज वेल एज फौना के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। यानी आज जो हमें पढ़ना है वो इकोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद इनके सराउंडिंग के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये 3 कंपोनेंट में आपका चलने वाला है, पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हम 3 पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहला यूनिट में हम पूरा इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, दूसरे में हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, और तीसरा कंपोनेंट आपका एनवायरमेंट आ जाएगा। वहां पर हम मेंस के भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें वहां देखेंगे। तो यहाँ समझ आ गया कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। तो एक बेसिक डेफिनेशन अगर यहाँ पे बोले तो क्या है, स्टडी ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई कि सर अर्थ में जो है 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक है, एक एबायोटिक है। एबायोटिक को तो हम ज्योग्राफी में डील कर लेते हैं, बायोटिक को हम लोग इकोलॉजी में डील कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये कहाँ रहते हैं बेसिकली। ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करते होंगे, जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लैंड में भी रहते हैं, बहुत सारे एयर में रहते हैं, या फिर बहुत सारे वाटर में रहते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस होता है। तो आखिर एग्जिस्टेंस होता गया, तो यहीं पर एक टर्म आपके सामने आता है जो आपने पढ़ा भी होगा, 6-7 क्लास में बेसिक टर्म आता है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब एक नया टर्म आ गया सर कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। तो बायोस्फीयर के लिए एक बहुत ही कॉमन आपने डायग्राम भी देखा होगा, ये तो आपने जरूर ही देखा होगा कि बायोस्फीयर यानी कि यहाँ पर आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। क्या कि सर हम लैंड की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो इसका जो ये इंटरसेक्शन होता है ना, हम इसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, हम लोग कह लिए कि ठीक है, बायोस्फीयर यानी कि एक ऐसा रीजन वेयर द इंटरेक्शन ऑफ लैंड, वाटर, एयर होता है, वहां पर हम कहते हैं कि जहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इतनी बातें तो पता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या सवाल नहीं उठ जाता, क्या सवाल उठ जाता है, यहाँ पर एक सवाल ये उठ जाता है कि आप बोल रहे हैं लैंड, एयर, वाटर, क्या ये आप कोस्टल रीजन की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि क्या आप कोई कोस्टल रीजन की बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज योर लैंड, उसके बाद आपका हिप्सोग्राफिक कर्व है। ओशनोग्राफी में जब हम इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हिप्सोग्राफिक कर्व किसे कहते हैं, जिसमें आप बहुत सारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप, एबाइसल प्लेन, ये सारे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज्योग्राफी जब हम डील करेंगे तो उसमें बात कर लेंगे। तो ये आपका हो गया वाटर, ठीक है, ये आपका लैंड वाला सरफेस है। ठीक है, ये आपका लैंड वाला सरफेस है। अब यहाँ पर कहीं सवाल ये नहीं उठता कि हम बायोस्फीयर बोल रहे हैं, बायोस्फीयर बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं सर, बायोस्फीयर अगर हम बोल रहे हैं तो बायोस्फीयर का मतलब हो गया इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। तो क्या कोस्टल रीजन्स नहीं होता कि कोस्टल रीजन्स में अगर आप देखेंगे, कोस्टल प्लेन्स कह लो, कोस्टल रीजन्स कह लो, यहाँ पर सर आपको लैंड भी है, वाटर है, यहाँ पर एयर है, तो क्या तीनों है। ठीक है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोस्टल रीजन्स में जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, यानी फ्लोरा और फौना आपको कोस्टल रीजन से मिलते हैं। तो आंसर इज यस, हाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं, आप फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए मिलते हैं आपको। तो फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आप जब कह रहे हैं कि कोस्टल रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो क्या हमें इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इंटीरियर ऑफ ए कंट्री, क्या आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जब हम कोस्टल रीजन की बात करें तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर कोस्टल रीजन में हम मैनग्रोव्स देखते हैं, मैनग्रोव्स में बहुत ज्यादा अच्छी बायोडाइवर्सिटी, तो ठीक है, बट क्या हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं देखते हैं, हम क्या टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं देखते हैं, क्या यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट है या इंटीरियर में जो पार्ट है, क्या वहां पर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। तो फिर वहां पर किस तरह से बायोस्फीयर होता है। तो यहीं पर आपको ये एक मिसकंसेप्शन जो है वो दूर करना है कि बायोस्फीयर में हम सिर्फ वेग डेफिनेशन देखते हैं कि बायोस्फीयर एक इंटरेक्शन की बात की जाती है, वाटर, लैंड और एयर। ठीक है, वो इंटरेक्शन है, ये बात सही है, बट आप ये देखें कि ये अपने आप में एक लार्ज स्केल की बात की जा रही है, यानी इस अर्थ में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी लैंड मिल रहा है तो वो सारे लैंड हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें टोटल ओशियंस आ जाएंगे। कैसे, अब यहाँ पर आपको समझना होगा एक टर्म की एक्सटेंट क्या होता है, बायोस्फीयर का आखिर एक्सटेंट क्या होता है। तो बायोस्फीयर का सर एक्सटेंट जो है वो इस किसी भी लैंड से, यानी मीन सी लेवल,
मीन सी लेवल से अगर आप 5000 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं और मीन सी लेवल से 3500 किलोमीटर नीचे तक जाते हैं, तो ये पूरा जो एरिया होता है, यानी सारे इसमें लैंड भी आ गए, लैंड के ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर आ गया, और उसके बाद इस मीन सी लेवल से नीचे, यानी टोटल जो स्पैम हो गया वो 8500 किलोमीटर का हो गया। ये पूरा ही आपका बायोस्फीयर में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सवाल उठेगा कि बायोस्फीयर में तो सर फ्लोरा एंड फौना मिलते हैं, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि 5000 किलोमीटर से ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता? आंसर इज यस, यहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम एक जेनरिक बातें करते हैं। हम जब यहाँ पर इकोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ जेनरिक बातें करेंगे, तो जनरली हम देखते हैं कि 5000 किलोमीटर तक माना जाता है। उसी प्रकार से अगर आप ओशियन की डेप्थ देखेंगे तो ओशियन की डेप्थ तो बहुत ज्यादा है, तो 11000 किलोमीटर तक है, तो क्या 3500 तक ही मिलती है? जनरली अगर आप देखें 99.9999% की बात करें तो आपको इतना के ही अंदर मिल जाता है। इसके नीचे अगर कुछ मिलते भी हैं तो उसे हम कंसीडर इकोलॉजी में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं हमें बहुत ही कम, हमें लेस देन 1% ही अभी तक जितने भी बायोडाइवर्सिटीज अवेलेबल हैं इस अर्थ पर, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझ जाना होगा कि बायोस्फीयर का मतलब सिर्फ 8500 किलोमीटर तक की ही रेंज को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ तक पूरा समझ आ गया कि हम लोग बेसिकली समझ गए कि ठीक है इकोलॉजी हमें कैसे कहते हैं, बायोस्फीयर कैसे कहते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन आपने अभी कहा कि बायोस्फीयर में सर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हम यहाँ पर सारे ऑर्गेनिजम्स को डील करने वाले हैं? क्योंकि बायोस्फीयर में आखिर आप जब एनवायरमेंट इन इकोलॉजी की बात करते हैं, और इकोलॉजी में आपने कहा कि बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे, हम फ्लोरा की बात करेंगे, हम फौना की बात करेंगे, तो क्या आप फ्लोरा एंड फौना को पढ़ाने वाले हैं? तो आंसर इज यस, पढ़ाने वाले हैं। तो क्या आप एक एक करके सारे प्लांट्स को डिस्कस करेंगे कि ये कैट है, ये कैट का ये फंक्शन है, डॉग है इसका ये फंक्शन है, टाइगर के ये है, ये है, इस तरह से करने वाले हैं? द आंसर इज नो। आपको जब भी बायोस्फीयर की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो क्या आपको समझना है कि हमें बेसिकली सिर्फ दो डायमेंशन पे चर्चा करनी होती है। पहले जो डायमेंशन जिसमें हमें चर्चा करनी होगी वो डायमेंशन आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, किस तरह के फ्लोरा कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के फौना कहाँ पाए जाते हैं, तो इनकी बात करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के, हर फ्लोरा एंड फौना की बात नहीं करनी। यहाँ तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना है, क्या हर की बात कर सकते हैं? नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना है। और इसके बाद भी कुछ फ्लोरा एंड फौना की हम बात करेंगे जो कि आपके रेड डाटा बुक के अंतर्गत आती है, जो कि स्पेसिफिकली हम कहें तो रेड लिस्ट के अंतर्गत आती है, जो आपकी IUCN के 8 कैटेगरीज हैं, उसके जो लास्ट के 4 कैटेगरीज आते हैं उनकी बात करेंगे हम। समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार से दूसरा हम डायमेंशन क्या डिस्कस करेंगे, हम इसमें दूसरा डायमेंशन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी इन ऑर्गेनिजम्स के बीच हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटर रिलेशनशिप को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे और उसके बाद इन सभी के बीच जो है वो इंटर रिलेशनशिप हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये होता है एग्जैक्ट बायोस्फीयर की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल ये उठ जाता है कि बायोस्फीयर में सर जब हम देखते हैं, तो आपने तो एक जेनरिक बात कह दी कि बायोस्फीयर में 8500 किलोमीटर का पूरा एक्सटेंट है, जहां पर आप मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से आप ऊपर जाते हैं तो 5000 किलोमीटर तक चले जाइए, नीचे आ जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है 3500 किलोमीटर। तो लेकिन एग्जैक्ट क्या, जैसे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट यानी आप तो सर यहाँ पर देखते हैं, हम बायोस्फीयर में, हम अर्थ में देखते हैं तो हमको फॉरेस्ट भी देखने के लिए मिल रहा है, हमें ग्रासलैंड्स देखने के लिए मिल रहा है, हमें डेजर्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में रह रहे हैं, और वाटर में भी दो प्रकार के होते हैं। वाटर में कुछ तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ सैलाइन वाटर में रहते हैं। अब फ्रेश वाटर में भी रहते हैं तो फ्रेश वाटर में भी दो प्रकार के हैं, या तो स्टैटिक में रहते हैं यानी लेक्स एंड पॉन्ड्स में, या रनिंग वाटर में रहते हैं यानी रिवर्स में रहते हैं। तो एग्जैक्ट ये क्या है, तो आपको यहाँ समझना होगा कि बेसिकली बायोस्फीयर को अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं इकोसिस्टम्स में, हम इसे सब डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ एक और नया टर्म आ गया, हम इसे डिफाइन करेंगे। तो बायोस्फीयर इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो एक बेसिक डेफिनेशन अगर लेमैन में बात करें तो इकोसिस्टम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ
बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर इकोसिस्टम से ही मिलकर बनता है। तो ठीक है, हम समझ जाते हैं कि ये फंडामेंटल, लेकिन आप कुछ एग्जैक्ट बताएंगे तब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं, फिर एग्जैक्ट इसकी बात करेंगे। तो सर इकोसिस्टम में हम अगर बात कर रहे हैं तो क्या इकोसिस्टम, हम इसमें बात करें फॉरेस्ट की, हम इसमें बात कर रहे हैं ग्रासलैंड की, हम इसमें बात कर रहे हैं डेजर्ट की, ठीक है, डेजर्ट्स की, हम इसमें बात कर रहे हैं ओशियंस की, हम इसमें बात कर रहे हैं रिवर्स, इसके साथ साथ लेक्स एंड स्पॉन्ड, ये दोनों साथ में, ये सारे आपके हो गए इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक लेवल समझ आ गया कि ठीक है बायोस्फीयर जो है इकोसिस्टम में डिवाइडेड है, जहां फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, डेजर्ट्स हैं, ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन की बात कर लें, इकोसिस्टम आप कह किसको रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए। हम आप सिर्फ कह देंगे कि इकोसिस्टम एक फंडामेंटल यूनिट है बायोस्फीयर का, तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है। आप एग्जांपल्स दे रहे हैं तो हम समझ जा रहे हैं कि इकोसिस्टम ठीक है, बायोस्फीयर एक लिविंग एरिया है जहां पर फ्लोरा एंड फौना रह रहे हैं, तो उसके सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, डेजर्ट आ गया। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, आखिर हम कहेंगे कैसे? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक एरिया है, कोई जगह तो है बेसिकली, जैसे फॉरेस्ट एक जगह है, ग्रासलैंड एक जगह है। तो क्या हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए ऐसा लिख दें कि ये एक स्पेसिफिक एरिया है? ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एरिया है, दिस इज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर, जहां पर कौन रह रहे हैं, तो बहुत सारे, अपने आप में कहा बहुत सारे, मल्टीपल स्पीसीज। दिस इज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर मल्टीपल स्पीसीज आर लिविंग, या फिर हम एक अच्छा टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोएग्जिस्ट टुगेदर, दैट the ecological balance is maintained। अब देखिए ऊपर वाली बात तो समझ आ गई, ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं था, ऊपर वाला समझ आ गया कि सर आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक एरिया है जहां पर बहुत सारे मल्टीपल स्पीसीज रह रहे हैं। ठीक है, वो तो उतनी देर से आप बता भी रहे हैं। ये नीचे क्या आपने लिख दिया कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अब एक और नया टर्म आपने कह दिया कि इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हमें यहाँ तो यही समझना होगा पहले कि आखिर इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है। अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस ही नहीं समझ पाएंगे तो हम समझेंगे कैसे कि कौन सी एरिया में बहुत सारे स्पीसीज रह रहे हैं लेकिन वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कैसे करते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ दो चीजें होती हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहला इकोलॉजिकल बैलेंस, बैलेंस से ये तो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज को बैलेंस करने की बात कही जा रही है। हमें ये समझ आ रहा है कि किसी चीज को बैलेंस करना है। अब किसे बैलेंस करना है, इकोलॉजी से ये भी समझ आ जा रहा है कहीं ना कहीं स्पीसीज को बैलेंस करने की बात तो कही गई होगी, क्योंकि हम इकोलॉजी में पढ़ते ही हैं फ्लोरा एंड फौना को, तो कहीं ना कहीं हम फ्लोरा एंड फौना को यहाँ पे बैलेंस करने की बात कर रहे होंगे। तो आखिर ये बैलेंसिंग होता कैसे है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि सर इकोलॉजिकल बैलेंस कहने का मतलब यहाँ ये बात कही गई है, पहला कंडीशन कि कोई भी ऐसा स्पीसीज ना हो जो कि एक्सटिंक्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो समझ आ गया कि कोई ऐसा स्पीसीज ना हो जिसका कोई एक्सटिंक्ट हो जाए। दूसरा कि कोई भी ऐसी स्पीसीज की ग्रुप ना हो जिसकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करे, कैसे, एनॉर्मसली। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम अगर इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस में ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा स्पीसीज नहीं होना चाहिए जो कि एक्सटिंक्ट हो जाए, और दूसरा कि कोई भी ऐसा स्पीसीज का ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसका पॉपुलेशन एनॉर्मसली इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहली बात तो समझ जाएंगे कि ठीक है, मतलब अगर कोई स्पीसीज चला जाता है तो अपने आप में बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर एक बैलेंस है, इफ देयर इज अ बैलेंस, ये बैलेंस है, यहाँ पे कुछ स्पीसीज है, यहाँ कुछ स्पीसीज, अगर इधर से कुछ स्पीसीज खत्म हो जाए तो ठीक है बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर स्पीसीज के पॉपुलेशन एनॉर्मसली इंक्रीज हो जाए तो भी तो आप समझ सकते हैं कि बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाएगा। लेकिन ये तो जेनेरिक सेंस में समझ आता है कि एक्सटिंक्ट होने से दिक्कत है, क्या पॉपुलेशन बढ़ने से भी क्या दिक्कतें आती हैं? डेफिनेटली यस। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं कि कैसे, हाउ अगर आप कहना चाह रहे हैं कैसे, तो इसका आंसर सर मैं आपको दूंगा फूड वेब के कॉन्सेप्ट में, जो कि जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस होगा, अगर आज हो पाया तो फूड वेब में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर आप रफ रफ समझते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी स्पीसीज का पॉपुलेशन एनॉर्मसली इंक्रीज नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें 4-5 बातें तो अभी तक समझ आ गई। हम इकोलॉजी किसे कहते हैं ये समझ आ गया, हमें बायोस्फीयर के बारे में समझ आ गया, हमें इकोसिस्टम के बारे में समझ आ गया, और इकोसिस्टम में जो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात कही गई है वो समझ आ गया।
यानी यहाँ पर आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है इकोलॉजी में, वो इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। इतनी जो बातें हम लोगों ने की, ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब यहाँ से आपको बेसिकली क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जो अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक की बातें अगर आपको समझ नहीं आई होगी, कहीं भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। बाकी हम लोग अब लाइव चैट की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जहां पर आप 1 to 1 पूछ सकते हैं, तो वहां पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अब हमें डिस्कस करना होगा एग्जाम से रेलिवेंट बातें। तो सबसे पहले एग्जाम से रेलिवेंट बातें में आ जाता है पहला टॉपिक जो एग्जाम से रेलिवेंट है, वो हमारा आ जाता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब हमें समझना होगा पहले कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ लेते हैं कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आप कहना क्या चाह रहे हैं। पहले ये तो बता दें कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता क्या है, फिर हम समझ लेंगे कि क्या क्या है। पहले आप ये बता दीजिए कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो सर आप समझें कि इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिंपल सा है कि हर इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम आपको समझ आना चाहिए। इकोसिस्टम जब भी बोलूं तो दिमाग में 2-4 आ जाए तो सही है, फॉरेस्ट आ जाए, ओशियन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको समझ जाना है। तो ये जैसे ही मैंने आपको बोला कोई भी इकोसिस्टम, तो हर इकोसिस्टम में कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फ्लोरा के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फौना के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी तरह से हर इकोसिस्टम के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉरेस्ट हैं तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, भले फॉरेस्ट में डिफरेंस होंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस होगा, टेम्परेट होगा, डिफरेंस होंगी, अल्पाइन होगा, बट कहीं ना कहीं फॉरेस्ट है तो कुछ कॉमन तो होगा। अगर ग्रासलैंड है तो सभी ग्रासलैंड में कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। अगर ओशियन है तो उन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा। उन्हीं कॉमन बातों को हम एक जगह इकट्ठा करके 3-4 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। दूसरी बात, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत अच्छे। तो अगर अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं पहला इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कि आखिर पहला इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है क्या। तो पहला इकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये कहता है सर कि देखिए एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। अब ये क्या आप कह रहे हैं कि एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। अब इसे हमें समझना होगा कि बेसिकली आप जब यहाँ पर कह रहे हैं एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम, ये क्या है, आखिर एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर ही किस तरह से फ्लो करेगी। चलिए इसे देख लेते हैं। बेसिकली जब मैं एनर्जी की बात करूं तो ये तो आपको कॉमन सेंस से पता होगा कि सर अल्टीमेट सोर्स अगर एनर्जी का इस अर्थ पर कुछ है तो वो तो सन है, ठीक है। सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। सन से हमें यह भी पता है कि क्या आती है, एनर्जी आती है, रेडिएटेड एनर्जी कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब इसमें से एनर्जी मान लेते हैं एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है। अब इस एनर्जी को यूज कौन करता है, तो ऑटोट्रॉफ्स करता है। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि सर ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो एनर्जी को यूज करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली हम ले लेते हैं ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स। तो अब यहां समझिए ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली जो है वो एनर्जी को लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कितना एनर्जी लेते हैं। अगर एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है तो कितना लेंगे, तो सर इस एक्स का 1% एनर्जी ये लोग ले लेते हैं। 1% एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स ले लेते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया कि 1% एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स ले लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स एनर्जी लेते क्यों है आखिर, तो एक बहुत ही बेसिक सा फेनोमेना बचपन में 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। उस फेनोमेना, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि भाई ये तो अपने लिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फूड प्रिपेयर हो कैसे जाता है, आखिर क्या होता है ऐसा कि फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो सर ये क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उसके बाद कुछ वाटर ले लिया, अपने रूट से पर्कुलेट करके ऊपर जाइलम के थ्रू, उसके बाद सनलाइट अगर आपको मिल गया यहाँ पर, तो ये दोनों के बीच क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बीच में। इसलिए मैंने कहा था पहले इकोलॉजी के अंदर आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों देखने के लिए मिलेंगे। अब सनलाइट हो गया, और सनलाइट के प्रेजेंस में आपको इसने क्या बना लिया, C6H12O6। ये क्या है सर, तो ये तो ग्लूकोज है, और इसके साथ साथ
आपका क्या रिलीज हो गया, O2 रिलीज हो गया। अब बचपन में 9th क्लास में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि इक्वेशन को बैलेंस भी किया जाता है, तो अगर यहाँ बैलेंस करने की बात कही गई है तो हम बैलेंस भी कर लेते हैं। अब यहाँ बैलेंसिंग मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बैलेंसिंग बहुत बेसिक होता है, सिर्फ आपको जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे सेम करना होता है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिया, 6 मॉलिक्यूल वाटर का ले लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन करा दिया और उसके बाद उसने अपना ग्लूकोज को फॉर्म कर लिया और इसके बाद 6 ऑक्सीजन जो बाहर मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर निकाल लिया। इसीलिए आप देखेंगे अगर एक प्लांट है तो अगर एक प्लांट 6 अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपके लिए हार्मफुल है वो लेता है तो 6 मॉलिक्यूल्स आपको O2 जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो देता है। इसीलिए सेव ट्रीज एंड ऑल्सो प्लांट ट्रीज, जितना हो सकता है खुद से कोशिश करें, 1-2 पौधे लगाएं करें। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सर 1% इसने ले लिया, तो यही 1% अब बनने वाला है पूरे इकोसिस्टम का एनर्जी का मॉड्यूल। कैसे? इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्रॉस। ग्रॉस कह लो या कह लो प्राइमरी, क्योंकि स्टार्टिंग करने वाला है, तो ये अपने आप में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। यानी यही 1% एनर्जी आगे चल के धीरे धीरे क्या होने वाला है, सभी में ट्रांसफर होने वाला है। अब इसको कौन कंज्यूम करेगा, तो आपको पता होगा इसको कंज्यूम करने वाला है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस इसे कंज्यूम करेगा। तो इस केस में होता क्या है कि अब क्या ऑटोट्रॉफ्स खुद एनर्जी कुछ यूज नहीं करेंगे, डेफिनेटली यूज करेंगे। तो इसका 90% एनर्जी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स खुद यूज कर लेते हैं। यानी इस 1% का 90%, मैथमेटिकल है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिक्स के साथ भी ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। तो इसका 90% ऑटोट्रॉफ्स ने खुद यूज कर लिया, तो अब रिमेनिंग बचा कितना, 10%। और ये जो रिमेनिंग 10% है इसी 1% का वो हर्बीवोरस कंज्यूम करेगा और यही 10% जो है वो क्या बनने वाला है, वो अपने आप में बनने वाला है नेट कह लो। जैसे यहाँ पर ग्रॉस था, ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, तो नेट कह लो, या फिर प्राइमरी है तो क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये 10%। अब ये हार्बीवोरस को कौन कंज्यूम करने वाला है, इस हार्बीवोरस को कंज्यूम करने वाला है कार्निवोरस। इस हार्बीवोरस को कंज्यूम करने वाला है कार्निवोरस। अब यह हार्बीवोरस भी सेम कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करेगा, तो इसका 90% ये भी सेल्फ कंज्यूम कर लेगा। अब जो आगे 10% बचेगा वो कार्निवोरस लेगा और इसी को हम कहते हैं टर्सरी प्रोडक्टिविटी। अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। अब इसे जब मैथमेटिकली हम देखेंगे तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब थोड़ा सा इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं। सर हमारा सन है, इसने आपके लिए 10,000 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज की, ठीक है। मान लो 10,000 एनर्जी सन ने रिलीज कर दी। अब इस 10,000 में से 1% कौन लेने वाला है, तो इसमें से 100 जूल जो है वो लेने वाला है प्लांट। प्लांट ने 100 जूल ले ली। 100 जूल में से 90 जूल जो है, क्योंकि 90% वो खुद कंज्यूम कर लेगा, अब बचेगा सिर्फ 10 जूल। ये 10 जूल कौन लेने वाला है, तो हार्बीवोरस लेने वाला है। कोई भी ले लो, डियर ले लो। अब इसका 90% यानी 9 जूल जो है वो हार्बीवोरस कंज्यूम कर लेगा खुद। बचा कितना, 1 जूल। ये 1 जूल किसे मिलने वाला है, कार्निवोरस को मिलने वाला है। यानी ये 100 जूल हुआ आपका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी या कह लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 10 जूल जो है वो आपका बना सेकेंडरी या कह लो नेट प्रोडक्टिविटी। यानी कुछ ये कह सकते हैं कि नेट प्रोडक्टिविटी अपने आप में 1/10 होता है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी या फिर आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस सेल्फ कंजम्पशन बाय द प्लांट से भी आपका नेट प्रोडक्टिविटी निकल जाता है। बहुत सही। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है टर्सरी। टर्सरी प्रोडक्टिविटी 1 जूल आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एनर्जी फ्लो का एक बनाना चाहें, क्या रेशियो पढ़ा होगा आपने, तो एनर्जी फ्लो का अगर हम ये बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1:10:100। ये आपका कार्निवोरस है, ये हार्बीवोरस है और ये आपका है ऑटोट्रॉफ।
इसी को सर हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ इको सिस्टम। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप किसी भी इकोसिस्टम में चले जाएं सर, एनर्जी का ट्रांसफर इसी प्रकार से होता है। लेकिन सवाल अब आपको आएगा कि सर इतना ज्यादा एनर्जी 100 लेता है ऑटोट्रॉफ, तो क्या हार्बीवोरस सिर्फ 10 से चल जाएगा और कार्निवोरस को सिर्फ 1 से चला जाएगा? द आंसर इज नो। एक हार्बीवोरस एक प्लांट को इसलिए कंज्यूम नहीं करता, मल्टीपल्स को कंज्यूम करता है, और कार्निवोरस भी मल्टीपल्स हार्बीवोरस को कंज्यूम करता है। इसे ही कहते हैं वन ईट्स मेनी। इस कॉन्सेप्ट को हम अपने अगले वाले में डिस्कस करेंगे, जब अभी हम फूड चेन को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हम वन ईट्स मेनी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पहला मुझे लगता है कि आप लोगों को 10% लॉ ऑफ इकोसिस्टम समझ आ गया होगा। अब दूसरा जो हम बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे फूड चेन के ऊपर। हम किसके बारे में बात करेंगे? फूड चेन के बारे में बात करेंगे। अब फूड चेन तो बचपन से पता है कि सर ये अपने आप में एक फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर स्पीसीज होते हैं जो 10% लॉ को दिखाते हैं। अब कैसे देखते हैं सर? फूड चेन तो दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन से? तो पहला सर आपके सामने आ जाता है ग्रेजिंग फूड चेन, फूड चेन, और दूसरा आपका होता है डेटिरस फूड चेन। अब क्या है ये? ग्रेजिंग फूड चेन वो फूड चेन होती है जो स्टार्ट होती है ऑटोट्रॉफ से, और ये जो स्टार्ट होती है डेड मैटर से। यानी जो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट हो जाए उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और जो डेड मैटर से स्टार्ट हो वो डेटिरस। आपको पूरे अर्थ पर 99% जो फूड चेन है वो देखने के लिए मिलेंगी ग्रेजिंग, सिर्फ 1% ही डेटिरस होती हैं, ठीक है। अब ग्रेजिंग फूड चेन का एक एग्जांपल दे देते हैं तो फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बचपन में एक एग्जांपल तो जानते ही होंगे, ग्रास, डियर और लायन वाला, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके। सबसे जो लंबा आपको मिलता है, यानी सबसे 5 ट्रॉफिक लेवल वाले, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। 5 ट्रॉफिक लेवल वाला, आमतौर पर आपको 5 ट्रॉफिक लेवल के फूड चेन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, खुद से आप क्रिएट करके देख सकते हैं। 5 चेन का ऑलमोस्ट नहीं बनता है, तो वो एक है ये जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है ग्रास। ग्रास को कौन कंज्यूम करता है? ग्रास को कंज्यूम करता है ग्रास ओपर। ग्रास ओपर को कौन कंज्यूम करता है? फ्रॉग। फ्रॉग फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है? स्नेक। एंड देन स्नेक को कौन कंज्यूम करता है? ईगल। तो ये हो गया ना, 5 ट्रॉफिक लेवल का है ये। कितना लेवल का है? 5 ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं सर? चलिए ट्रॉफिक लेवल को 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो आप यहाँ कह सकते हैं ये क्या है? ऑटोट्रॉफ। ये क्या है? हार्बीवोरस। ये क्या है? ओमनीवोरस। ये क्या है? लोअर कार्निवोरस। ये है हायर कार्निवोरस, ठीक है। अब डेटिरस वाले में देख लेते हैं। डेटिरस में दो प्रकार के फूड चेन होती है। एक होता है फ्लोरल डेटिरस फूड चेन, दूसरा होता है आपका फॉनल डेटिरस फूड चेन। ये क्या है? फॉनल। फ्लोरल जो बेसिकली आपका प्लांट से स्टार्ट हो, यानी कि डेड लीव्स हैं आपके सामने, क्या है? डेड लीव्स हैं, और ये डेड लीव्स आपके कौन कंज्यूम कर रहा है? वुडवर्म्स। और वुडवर्म्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? स्पैरोस। तो ये हो गए आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं किससे? आपके प्लांट से। इसके बाद आपका आ जाता है डेड एनिमल मैटर। डेड एनिमल मैटर, इसको स्कैवेंजर्स ईट करें। स्कैवेंजर्स तो पता ही होगा, स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि आपके जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जो मैटर लेफ्ट आउट रहते हैं उस पर ये सरवाइव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ट्रॉफिक लेवल 3 दिखेंगे, यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल 2 दिखेंगे। ट्रॉफिक लेवल आखिर होता क्या है? ट्रॉफिक लेवल बहुत ही बेसिक है। जो ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको ग्रास दिख रहा है, इसी सबको हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं, यानी कितने बार उसे कंज्यूम किया गया। ये इस टाइप से आपका बढ़ता है, यानी ये लोअर ट्रॉफिक लेवल है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ये सबसे आपका हाईएस्ट हुआ। इसी प्रकार से यहाँ से लोअर से स्टार्ट हुआ, ये हायर हो। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लेवल ही होता है। तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने आपको अभी बताया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज ऑफ योर
वन ईट्स मैनी, एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था। वन ईट्स मैनी का कॉन्सेप्ट आता है। वन ईट्स मैनी यानी कि कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, अगर वो हायर ट्रॉफिक लेवल का है तो वो बहुत सारे लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है तो इन दिस केस ऑटोट्रॉफ्स का जो नंबर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम किसका नंबर होना चाहिए? मिनिमम आपका कार्निवोरस का होना चाहिए, और हार्बिवोरस आपके बीच में आएगा। अब ये तो इकोलॉजिकल बैलेंस का हुआ। इसका एग्जैक्ट जो हम इकोलॉजिकल बैलेंस का इकोलॉजिकल गोल्डन नंबर भी हम कहते हैं इसे, हम कहते हैं इकोलॉजिकल गोल्डन नंबर। इकोलॉजिकल गोल्डन नंबर क्या होता है? 100:10:1। ये आपका इकोलॉजिकल गोल्डन नंबर है। कहने का मतलब, अगर एक इकोलॉजिकल बैलेंस आपको बनाना है तो अगर किसी भी फॉरेस्ट में अगर 1 लायन है तो उसके लिए 10 डियर्स अवेलेबल होने चाहिए, और 10 डियर्स हैं तो उसके लिए आपके 100 ग्रासेस होने चाहिए, 100 प्लांट्स होने चाहिए। यानी एक अगर डियर है वो 10 ग्रासेस को खाता है या प्लांट्स को खाता है, और अगर एक लायन 10 डियर को करता है, तो उस बेसिस पर आप अगर इसको बनाएंगे तो 100:10:1 का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी यहाँ पर आपके 100, 10 और 1, यही आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। 100:10:1 का ग्रास, डियर एंड लायन, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल गोल्डन रेशियो। यहां तक आपको उम्मीद है मुझे कि चीजें क्लियर हो गई हो। अगर चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। बाकी चैनल, अगर टेलीग्राम चैनल नाम आप लिख सकते हैं ASIAS या फिर AS डिफेंस एग्जाम्स या फिर इनक्रेडिबल अंडरस्कोर अभिषेक, ये तीनों में से कोई भी चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। नोट्स यहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और नोट्स के साथ साथ इन तीनों में से किसी भी चैनल पर डिपेंडिंग अपॉन वीकेंड बेसिस पे हम लाइव जो है वॉइस चैट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर डिस्कशन होता है। वहां पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ऐसे कमेंट सेक्शन पे अगर आप पूछते हैं तो आपके डाउट्स का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स या 48 आवर के अंदर हम लोग रिप्लाई करते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी हैं, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड चेन है, इकोलॉजिकल नीचे है, कीटोन स्पीसीज, ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। फिर आगे चल के हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ अभी डिस्कस करने के लिए ये एक आपका बेसिक लेक्चर था, जहां पर हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प मैनर में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जो भी हम लोग चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे वो आपको क्लैरिटी मिली होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था अर्थ से आपका, तो अर्थ में हम लोगों ने पहले बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजी किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने बायोस्फीयर को समझा, एक्सटेंट ऑफ बायोस्फीयर को हम लोगों ने समझा। उसके बाद हमें यह समझने के लिए मिला कि बायोस्फीयर में हम किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना और इंटर रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहीं पर एक नया टर्म आया इकोसिस्टम, फिर हम लोगों ने इकोसिस्टम को डिफाइन किया, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को हम लोगों ने समझा, और उसके बाद आज हम लोगों ने पहला इकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमारा डील कर लिया है, एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा भी डिस्कस किया आपके साथ, वो डिस्कस किया फूड चेन का कॉन्सेप्ट को। ये मैंने आपको बता दिया था 10% लॉ क्या है, 10% लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने फूड चेन को डिस्कस किया, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को डिस्कस किया है। इसके बाद आगे इसी तरह के लेक्चर्स जो हैं हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए आते रहें। और अगर चैनल यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इन सारी वीडियोस को आप शेयर किया करें, ताकि हर कोई का बेनिफिट हो सके। जैसे कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशन, जहां पर दोनों तरफ से बेनिफिट होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन, यहाँ पर एग्जिस्टेंस किसी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे पे नहीं, एक दूसरे का होता है, यानी इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। तो ये म्यूचुअल होता है। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन है, जहां पर अगर दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है नेचर, इस बेसिस पे चीज़ें आगे बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी। तो अगर आपको यूजफुल लगता है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के और भी लेक्चर्स आते रहेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग के लिए यूजफुल रहा हो।
सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक्स।